दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग 14वां रेलवे का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाता हूँ। यदि इतना भी क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो संभावना है कि आपका रिजल्ट पक्का माना जाएगा। उससे पहले हम लोग को एक आदत क्या है कि बीच में ही कोई चीज़ को छोड़ देते हैं। यदि सफल बनना है तो एक बार और प्रयास किया जाए। यदि आप कोई काम को बीच से ही छोड़ देते हैं तो बताइए कितना दिन आप मेहनत किए। ठीक है, 2 साल 4 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद बीच में ही छोड़ छाड़ के कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए, तन्मयता से कीजिए। आप में मेच्योरिटी आना शुरू हो जाएगा। जो भी काम करते हैं उससे आदमी सीखता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं सीखता है और नहीं हो सकता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का खोज किया था, तो बेचारे बल्ब का जब खोज कर रहे थे तो बहुत बड़ा सफलता लगा था। तो सफलता लगने का मतलब क्या, उसको छोड़ देना। वैसा नहीं होना चाहिए। यदि उस तरह से करते हैं तो कभी भी सफल जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हर एक दुनिया में जहाँ जाइएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपटीशन आपको मिलेगा ही। आपको धैर्यपूर्वक मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जाता है। तो देखिए रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि के सेल में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना सेल हो सकता है। तो देखिए हम लोग का कोई भी वस्तु है वो परमाणु से बना हुआ है। कोई भी वस्तु है जो किसी से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है जो चलता है। तो कक्षा कहिए या सेल कहिए, दोनों एक ही चीज है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब के सेल है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए पहला सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, उसके बाद वाला को, पहला को के, उसके बाद एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन सेल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कक्षा की संख्या है जो बढ़ते चला जाता है। लेकिन नाभिक के सबसे जो नजदीक का सेल रहता है उसे हम लोग के सेल कहते हैं। और इस पे बोरबेरी एक सिद्धांत दिए हैं कि अधिकतम किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और बोरबेरी का जो सिद्धांत है 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर है। n है जो कक्षा की संख्या। तो देखिए आपका के जो पहला है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है, मैक्सिमम 2 ही रहेगा। इसका सही आंसर हो गया 2। आपका इसमें के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आंसर नहीं दिख रहा है, इसको कीजिए ठीक। हाँ, तो एक ऑप्शन आप कर लीजिए यहाँ पे 2, इसका सही आंसर हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एल्युमिनियम आयन। ठीक है, ये एल्युमिनियम का आयन है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए ये एल्युमिनियम जो है वो है जो 3 इलेक्ट्रॉन अपने को त्याग दिया है। उसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन था उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। अर्थात अब जो एल्युमिनियम के पास यदि टोटल पहले 13 था, ठीक है, इसे एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 और वही है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या माना जाता है। तो 13 में से 3 को त्याग दिया, तब उसके पास है जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन आपको सरियाना काम होगा। किस प्रकार से सरियाएं, तो पहला जो कक्षा रहेगा उसको हम लोग के सेल बोलते हैं और के सेल में मैक्सिमम है जो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। दूसरा है जो एल सेल है और एल में जो दूसरा कक्षा करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो आपका क्या जा रहा है, 8 आता है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 और 8, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम है जो किसी को दे दिया है। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 13 पाए जाते हैं।
और इस 13 इलेक्ट्रॉन की संख्या में से 3 किसी को दे दिया है, ठीक है, 3 किसी को दे दिया है, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना वो बना है 2 और दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और हम तरह तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहते हैं। साइंस में ज्योग्राफी को डालते हैं, इतिहास को डालते हैं, ताकि मन लगते रहे ना, रंग बिरंगा एक तरह से आपको चीज मतलब दिमाग को देखने को मिलता है, तो दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? उस मिट्टी को कहा जाता है बांगड़ मिट्टी, ठीक है, बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। नदी क्या करता है कि नदी जो अपने साथ बाढ़ के समय मिट्टी लाता है, और जो मिट्टी लाता है उसका नाम जलोढ़ मिट्टी है। कभी कभी आप देखते होंगे कि प्रत्येक साल है जो नदी एक तरह से मिट्टी लाकर आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पूरा फैला देता है, ठीक है, तो भी जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन हम लोग जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है जो नई जलोढ़ मिट्टी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो उसको बोला जाता है भांगड़ या बांगड़, ठीक है, बांगड़ मिट्टी। और नई को खादर। नई खादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा रहता है, जैसे खाद में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका, हाँ ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान। जी का मान क्या होता है? तो ही दोस्तों यही जी है जिसके चलते हम लोग पृथ्वी पे हैं। यदि जी का मान पृथ्वी पे शून्य हो जाए तो हम लोग है जो अचानक है जो उड़ जाएंगे। यहाँ तक हवा जो आप बोलते हैं ऑक्सीजन, CO2, ये सब भी गैस है जो अचानक है जो ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो जी, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जी का मान, तो जी का मान के बारे में आपसे सही चीज़ पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, और ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव पे बोला जाता है कि जी का मान अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पे जी का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, मान लीजिए कि ध्रुव पे भी निकाल रहे हैं जी का मान, इसका फॉर्मूला है जी माइनस जी डैश बराबर जी माइनस RW का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला से जब आप देखिएगा तो ध्रुव पर जी का मान बढ़ जाता है, जबकि विषुवत रेखा पे जी का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि ध्रुव पे जी का मान बढ़ जाता है, अर्थात यदि हम लोग ध्रुव पे जाते हैं, ठीक है, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो आपका वजन है जो अचानक है जो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लें कि ध्रुव से आप विषुवत रेखा की ओर आइएगा तो आपका वजन है जो हल्का घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जी का मान विषुवत रेखा पे कम और ध्रुव पे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किस ऊर्जा के परिवर्तन में किया जाता है? आपको मालूम होगा टरबाइन से बिजली पैदा किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि टरबाइन द्वारा बहते हवा जो बह रहा है और पानी जो बहता है उसको किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जब बह रहा है उसमें आ जाता है गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज़ बहता है, किसी में वेग रहता है तो गतिज ऊर्जा आना ही आना है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है बहते पानी और हवा, तो आ गया गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को टरबाइन क्या कर देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि टरबाइन का ही काम है कि गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। और वही विद्युत ऊर्जा जब बन जाता है तो हम लोग के घर में है जो बिजली है जो पहुंचती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिज्ञों मतलब केमिस्ट की गणना की इकाई को क्या कहा जाता है। जो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं उसे हम लोग रासायनिज्ञ बोलते हैं। रासायनिज्ञ। पहला ऑप्शन है रासायनिज्ञों की गणना के लिए इकाई को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी धनायन, और ऑप्शन बी नन ऑफ दीज नॉट। तो जो रासायनिज्ञ होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, वो भौतिक राशि को मापते हैं। चाहे मापना रहता है परमाणु को, क्या मापना रहेगा, परमाणु को, या मापना रहेगा अणु को, या मापना रहेगा आयन को। तो जब मापना है तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो उन लोग मोल का प्रयोग करते हैं। तो मान लिया जाए कि परमाणु की एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चाहे आप परमाणु का बात कीजिए या अणु का बात कीजिए या आयन का बात कीजिए या अन्य चीज़ का बात कीजिए, जो भी चीज़ रासायनिक केमिस्ट मापते हैं वो सब के सब है जो मोल में मापते हैं। ठीक है, मोल में मापते हैं। और मोल संख्या जो होता है वो टोटल, चाहे परमाणु का चर्चा कीजिएगा, अणु का कीजिएगा, आयन का कीजिएगा या अन्य चीज द्विता को, पैतावा को, जो भी दिमाग में आ रहा है। ठीक है, ये नहीं घबराइए कि परमाणु अलग चीज़ है, अणु अलग चीज़ है, आयन अलग चीज़ है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में आता है, एक मोल बराबर आप इतना ही बोलिएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, वही संख्या है जो होता है। तो रासायनिज्ञ हैं जो मोल के माध्यम से किसी वस्तु को मापते हैं। ठीक है, और इसी मोल को हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तीसरा ऑप्शन है गंगा। और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। चौथा ऑप्शन आपके पास है, झेलम लिख लीजिए, झेलम। ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है, और गंगा नदी है जो उत्तराखंड से, हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो गया गंगा, और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है लगभग
3000 किलोमीटर, फिर भी ब्रह्मपुत्र है जो भारत की लंबी नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है जो चीन से, ठीक है, चीन के मानसरोवर एक तरह से चीन वाला इलाका में ज़्यादा है। इसी कारण हम लोग ब्रह्मपुत्र को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं, और गंगा को सबसे लंबी नदी बोला जाता है। आप आजकल में हम एक पेपर पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था कि कोरोना के भी मारने का ताकत है जो गंगा जल में है। मतलब गंगा इतना एक तरह से पवित्र हम लोग का जो पूर्वज बोलते हैं, अभी भी एक तरह से हकीकत में से देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, और 8 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब शुरू किया गया था तो महात्मा गांधी का प्रमुख नारा क्या था? तो क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का प्रमुख नारा क्या था? गांधी का प्रमुख नारा क्या था? चलिए, पहला ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद। पहला ऑप्शन आपका है इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा ऑप्शन है करो या मरो। दूसरा ऑप्शन आपका है करो या मरो, करो या मरो। तीसरा ऑप्शन है तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और चौथा ऑप्शन है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का प्रमुख नारा, तो गांधी जी का जो प्रमुख नारा था करो या मरो, डू और डाई, या कर लेना है और नहीं तो मर जाना है। ठीक है, देश के लिए कुर्बान हो जाना है। और ये जो आंदोलन चला था उस समय हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, और ये आंदोलन में अंग्रेज का नींव हिल गया था। और इसी आंदोलन के बाद है जो भारत में है जो अंग्रेज है जो एक स्वतंत्रता का मार्ग है जो प्रशस्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि मालूम था कि अब भारतीय लोग को बहुत दिन तक गुलामी का जो जंजीर होता है उसमें जकड़ नहीं सकते हैं। और इस समझ एक तरह से समझ में आ गया था। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो आंदोलन चला था तो 1942 में और 1945 में है जो अंग्रेज है जो कैबिनेट मिशन है जो भारत में भेजा था। और यह मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि एक तरह से भारत का अपना संविधान होना चाहिए, और संविधान का मार्ग है जो प्रशस्त किया था। तो इसका सही आंसर है करो या मरो, डू और डाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और वर्तमान जनगणना, हम लोग का जनगणना है जो प्रत्येक 10 साल पे होता है और 2011 में हुआ है। ठीक है, तो अगला जो जनगणना होगा 2021 में होगा। तो अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य
भारत के किस राज्य में लिंगानुपात दर उच्चतम है? चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका केरल, चौथा ऑप्शन है गोवा। चौथा में क्या है? गोवा। तो बताइए कहाँ पे है जो लिंगानुपात दर अधिक है? तो राज्य है केरल। ठीक है, राज्य है आपका केरल। केरल का जो लिंगानुपात दर है वो 1083 है। कितना है? 1083। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि 1000 लड़का जन्म होता है तो केरल में 1083 है जो लड़की को जन्म हो जाता है। जबकि भारत का जो लिंगानुपात दर है अभी भी संतुलित नहीं है। लड़का की संख्या ज़्यादा होता है, लड़की की संख्या कम होता है। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों ऐसा झोल-झाल है, लड़की हमेशा क्यों कम जा रही है। तो उसको एक तरह से क्या कर दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद भी मार दिया जाता है। किसी न किसी तरह से सबको चाहिए कि हमको बेटा चाहिए, है ना। तो इस चक्कर में जो हो जाता है, जब केरल में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, तो वहाँ पे एक तरह से लिंगानुपात है जो क्या है, उच्चतम है। जबकि हरियाणा की बात किया जाएगा तो हरियाणा में लिंगानुपात दर सबसे कम है। ठीक है, इसका है 843। हरियाणा का है 879। अब समझ जाइए कितना तरह से यहाँ पे यदि 1000 लड़का जन्म ले रहा है तो लड़की है जो 879 ही जन्म ले पाती है किसी न किसी कारण से। जबकि भारत का है 963। यदि मेल फीमेल रेशियो देखिएगा तो यदि मेल 1000 जन्म ले रहा है तो फीमेल है जो 963 जन्म ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूटन की गति। न्यूटन की गति का पहला नियम किसका एक माप है? क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन की गति का पहला नियम किसका माप है? चलिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन संवेग, दूसरा ऑप्शन आवेग, तीसरा ऑप्शन बल और चौथा ऑप्शन त्वरण। तो आपसे पूछा गया है न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो किसका माप है? तो देखिए न्यूटन का जो नियम था उन्होंने बताए थे पहला नियम में कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, जबकि गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है। कब तक? जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, गतिशील रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन यदि बल लगा दीजिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, स्थिर को गतिशील भी कर सकते हैं या गतिशील को स्थिर, या तरह तरह के चीज़ उसमें किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है न्यूटन की गति का पहला नियम किसका माप है? तो बल का माप है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर पूछा जाता है, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए ही क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। इसका सही आंसर हो गया बल, इसका हो गया सी। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
11 जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में जो दर्द होता है मांसपेशियों में, वो किस अम्ल के कारण होता है। मांसपेशी में जो दर्द होता है या अकड़न होता है, वो किस अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन है किस अम्ल की वृद्धि, किस अम्ल की वृद्धि, किस अम्ल की वृद्धि के कारण शरीर के मांसपेशियों में दर्द होता है। शरीर के मांसपेशियों में दर्द होता है। पहला ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी हॉर्मिक अम्ल। और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर ऑक्जेलिक एसिड। आपको बताना है कि शरीर में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। जिससे में आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल है जो ज़्यादा बनता है, और जब ज़्यादा बनेगा तो आपका शरीर में दर्द होगा। ऐसे जो दही भी खाते हैं उसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसी कारण बोला जाता है कि सोच समझकर कोई चीज़ करना है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक तरह से नियमित और ढंग से कीजिए। अचानक कीजिएगा तो आपका लैक्टिक अम्ल है जो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और जिसके चलते शरीर में अकड़न या दर्द होता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा है जो ध्वनि का वेग सबसे कम है। निम्न में से कहाँ ध्वनि का वेग सबसे कम है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन कांच, तीसरा ऑप्शन वायु और चौथा ऑप्शन है जल। आपको बताना है बाबू कि ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ध्वनि का वेग सबसे कम हवा में होता है, जो हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हवा में ध्वनि का वेग कम पाया जाता है। और कितना है हवा में ध्वनि का वेग? तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो कहिए सर तो बहुत ज़्यादा है। सर बहुत ज़्यादा कैसे है? जब हीरा में बात कीजिएगा तो लगभग उसका है, हीरा में आपका लगभग 12,000 मीटर प्रति सेकंड, 12,000 मीटर प्रति सेकंड। कांच में बात कीजिएगा तो लगभग 5100 मीटर प्रति सेकंड। जल में बात कीजिएगा तो लगभग 1400, ठीक है, लगभग 1400 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए कहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। हवा में जो हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि हम हवा तो हम पूरा क्लियर है ना, हम कुछ है ये नहीं है। जबकि ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? कम जाता है।
तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन है जो संवेग का सही समीकरण है, निम्न में से कौन सा संवेग का सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। निम्न में से कौन संवेग का सही समीकरण है, सही समीकरण है। संवेग को हम लोग मोमेंटम भी बोलते हैं और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो ये है समीकरण है और समीकरण दूसरा चीज नहीं रहता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन नंबर ए है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन कर देते हैं, ठीक है, गुना भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम भाग देते हैं। चलिए दूसरा है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और चौथा नोट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि संवेग है जो गति की मात्रा बताता है और संवेग जिसे हम लोग p से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, p से भी डिनोट किया जाता है। तो p बराबर होता है m इंटू v, द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है और उस क्वेश्चन में पूछा गया है संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है त्वरण, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है त्वरण। दूसरा ऑप्शन है बल, ऑप्शन नंबर बी है बल। तीसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा आपका आवेग है। और चौथा जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका नाम है क्या चीज, शक्ति। तो बताइए संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहिएगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग का होता है m इंटू भी, होता है ना। तो m इंटू भी, एम तो रहने दीजिए, m है जो आपका क्या है, kg है, ठीक है। मात्रक में यदि कन्वर्ट करते हैं तो m है जो मास है और मास का मात्रक kg होता है। और इंटू भी वेग, तो वेग का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर बटा सेकंड लिखिए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को, अर्थात 1/s है ना, क्योंकि परिवर्तन का दर पूछा जा रहा है, रेट टाइम पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। दर मतलब होता है समय ही होता है। तो अब इस फॉर्मूला को और आगे ठीक कीजिए, किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो एक मात्रक है जो बल का है, बल का भी यही फॉर्मूला होता है। तो संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आया यदि करते हैं तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और भली भांति बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एग्ज़ाम में कर पाइएगा। नहीं तो बहुत से बच्चा लोग का ये दिक्कत होता है कि एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं टैकल कर पाते हैं, जानते हुए भी क्वेश्चन को बहुत सारा गलत कर देते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।